गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आधुनिक भारत के इतिहास में आज एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक की बात हम लोग करेंगे, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह की जो संकल्पना दी गई है वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में किस प्रकार देखा जाता है कि विद्रोह की रूपरेखा बन चुकी। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, उस टॉपिक को बोलेंगे 1857 का विद्रोह। कौन सा टॉपिक बोलेंगे? 1857 का विद्रोह। ये जो विद्रोह हुआ, देखा गया कि इस विद्रोह की जो रूपरेखा थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण, विद्रोह की जो संकल्पना दी गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं उसके विरोध में विद्रोह हुआ। सवाल पूछा जाता है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सीधे सवाल आता है कि 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय देखा गया कि कौन था उस समय। तो आपको ध्यान रखना है, जब विद्रोह की बात आती है तो 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, किसकी बात करेंगे हम? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। सीधे सवाल आता है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो सीधे सवाल पूछा जाता पामस्टर्न। क्या? पामस्टर्न। सीधे सवाल पूछा जाता 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो पामस्टर्न। सीधे सवाल आता है, ध्यान रखना इस चीज को दोस्तों, कि कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन में, तो आपको बताना होगा पामस्टर्न। सवाल पूछा जाता है 1857 विद्रोह के समय सीधे सवाल पूछा जाता है भारत का गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल, किसकी बात करते हैं? गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल की जब बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन है? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। सीधे सवाल पूछा जाता है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत था ही, सबको पता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। सीधे सवाल 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन? भारत का सम्राट या भारत के समय सीधे मुगल बादशाह या भारत का सम्राट पूछा जाएगा। तो मुगल बादशाह की जब बात आती है तो नाम किसका आता है? बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। सीधे आपको जाना जाता है, जफर नाम की कविताएं करते थे, इसीलिए इनको बताया बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। सीधे सवाल पूछा जाता है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 विद्रोह के समय सीधे सवाल पूछा जाता है कि विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेनापति, तो ध्यान रखना है 1857 विद्रोह के दौरान, 1857 का जो विद्रोह है, विद्रोह के समय आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सेनापति, क्या नाम? ब्रिटिश सेनापति। ब्रिटिश सेनापति तो आपको बताना होगा ब्रिटिश सेना, कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम है? कॉलिन कैंपबेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलिन कैंपबेल। अब देखिएगा, अब सवाल आपके बनते कैसे हैं। सीधे सवाल आपसे पूछा जाता है कि ध्यान रखना है इस चीज को, जब भी सवाल ऐसे आए तो आपको इस चीज को लेकर के काम करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे?
तो आप बताएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो पॉम ईस्टर्न। कौन है? पॉम ईस्टर्न। समय भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और ब्रिटिश 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? कॉलिन कैंपबेल। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। किसकी बात करते हैं? कॉलिन कैंपबेल की बात करते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ठीक से काम करना है। जैसे पूछा जाए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो आप बताएंगे पॉम ईस्टर्न। गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। आपसे मुगल बादशाह पूछा जाएगा तो आप बताएंगे किसको? बहादुर शाह जफर। किसको बताएंगे? बहादुर शाह जफर। सेनापति पूछा जाएगा तो कॉलिन कैंपबेल। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। जब 1857 विद्रोह के समय देखा जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर चल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरोध में देखा जाता भारतीय जनमानस में जो उस समय जिस में जो व्यक्ति कार्य कर रहा था और जो देखा कि नीतियां ठीक नहीं हैं, उन्होंने तुरंत विद्रोह की रूपरेखा तय कर दी। इस विद्रोह के समय देखा गया नई नई चीजें जो पहले से होती चली आ रही हैं, उन सब की कुंठा निकालने का लोगों का मौका मिल गया। और वो इस विद्रोह की रूपरेखा जब बनी तो ब्रिटिश बुजुर्गा वर्ग जो था, भारतीय बुजुर्गा वर्ग जो था, उसने अपने अपने हिसाब से इस विद्रोह की संकल्पना दे डाली। तो 1857 के विद्रोह के समय आपसे पूछा जाए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन, 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, 1857 के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, 1857 के समय ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैंपबेल। आगे देखते हैं। 1857 विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का जो स्वरूप पूछा जाता है कि उसका स्वरूप क्या था। ध्यान रखना, स्वरूप का तात्पर्य यह होता है कि वो जो विद्रोह था उस स्वरूप को, उस रूप को लोगों ने कैसे कैसे अपने शब्दों में व्यक्त किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे देखा जाए 1857 का जो विद्रोह का स्वरूप था, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बीडी सावरकर के अनुसार। किसके अनुसार? बीडी सावरकर के अनुसार। बीडी सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट। बीडी सावरकर के अनुसार यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता संग्राम था। सीधे सवाल पूछा जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम, सीधे सवाल पूछा जाता है कि बीडी सावरकर 1857 का जो विद्रोह है, बीडी सावरकर के अनुसार यह विद्रोह क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको ध्यान रखना, जैसे सवाल ये पूछा जाए तो आप बताएंगे इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम था, यह सवाल बनता है। बीडी सावरकर के अनुसार 1857 का विद्रोह जो था एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार देखा जाता है जो विद्रोह की रूपरेखा लोगों ने तैयार की। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लिश में लिख के आ जाता है
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857। सीधे सवाल आता है ये कथन किसका है? ये लाइन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की संज्ञा दी जाती है, ये कथन किसका है? बी.डी. सावरकर का है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखा जाता है यहां पर आर.सी. मजूमदार के अनुसार, नोट पॉइंट में देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आर.सी. मजूमदार के अनुसार क्या नाम है? आर.सी. मजूमदार के अनुसार, आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाता है आर.सी. किसका कथन है? ना प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आप बताएंगे कौन है? आर.सी. मजूमदार। तो ये दो जो पॉइंट निकल करके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए आर.सी. मजूमदार, अंडरलाइन करिएगा, किसके अनुसार? आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा है 1857 का विद्रोह ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। बी.डी. सावरकर ने कहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की संकल्पना जो दी है वो किसने दी है? बी.डी. सावरकर। और आर.सी. मजूमदार ने कहा ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये देखा जाता है जो विद्रोह का स्वरूप था 1857 में इन दो थिंकर्स। इसके साथ साथ और देखा जाता है थिंकर्स हैं जैसे कि बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार, ध्यान रखना, बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार, बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। सीधे सवाल पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि 1857 का जो विद्रोह था राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन सा? राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह, ना कि सिपाही विद्रोह। ध्यान रखना इस चीज को। यह कथन किसका है कि सीधे सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। किसने कहा है? बेंजामिन डिज़रायली। कौन है भैया? तो आप बताएंगे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली नाम है, थिंकर हैं, के अनुसार 1857 का जो विद्रोह है राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। इस चीज को आपको बहुत गौर से पकड़ना होगा। जैसे आर.सी. मजूमदार ने कहा ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, और बी.डी. सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बात की। उसी जगह देखा जाता है डिज़रायली साहब कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह।
LER रीज, नोट पॉइंट में देंगे, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। एल ध्यान रखना है, ये LER रीज, LER रीज, जब टफ सवाल बनता है तब ये क्वेश्चन बनेगा। LR रीज के अनुसार LR रीज के अनुसार 1857 का विद्रोह LER रीज के अनुसार 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध था। विद्रोह जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। अब देखो कथन बनता है कि 18, ये किसका कथन है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, किसकी बात करेंगे? LER रीज का कथन है के अनुसार 1857 का विद्रोह किसके? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। किसने कहा है? LER रीज का कथन है कि धर्मांधों का, धर्मांध मतलब जो धर्म को लेकर के विद्रोह की रूपरेखा तय कर दी, विद्रोह कर दिया और कहा कि ये धर्म को लेकर के विद्रोह किया और किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध किया था। इसीलिए LR रीज का कथन है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये विद्रोह था। जेम्स आउट्रम एवं W टेलर के अनुसार आगे देखते हैं कि जेम्स आउट्रम एवं W टेलर, नाम है टेलर, जेम्स आउट्रम और W टेलर के अनुसार इन्होंने अपना भी तर्क दिया कि जेम्स आउट्रम और W टेलर ये दो थिंकर्स हैं। इन्होंने एक संयुक्त संकल्पना दी कि ये जेम्स आउट्रम एवं W टेलर के संयुक्त संकल्पना की हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। अनुसार हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। कहा, बताइए कितनी बड़ी बात कर दी। दोनों को कहा कि ये देखा हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। आपको ध्यान है, जेम्स आउट्रम और एवं W टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, जेम्स आउट्रम एवं W टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। द ग्रेट रेवोल्यूशन, ध्यान रखना है, द ग्रेट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता साहब ने की। किसने की थी? अशोक मेहता ने की। ध्यान रखना है कि द ग्रेट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना पूछा जाए किसने की है? अशोक मेहता ने। 1857, नेक्स्ट पॉइंट, 1857 ऐसे लिख के आता है एग्जाम में, 1857 नामक पुस्तक की रचना
आपसे पूछा जाए 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? एस एन सेन ने की। किसने की थी? एस एन सेन ने की थी। सेन ने की। अब आपको यहां पर सवाल कैसे डिजाइन करना है ये आपको क्लियर करना है। तो जेम्स आउट्रम, कौन है ये? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। क्या बोला? एक षड्यंत्र था। सीधे सवाल पूछा जाता है, किसका कथन है कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था? तो आप बताएंगे जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सवाल पूछा जाता है कि द ग्रेट रेवोल्यूशन, क्या नाम है? द ग्रेट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आप बताएंगे अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। द ग्रेट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आप बताएंगे अशोक मेहता। 1857, ध्यान रखना 1857 जिसे कहते हैं, नामक पुस्तक की रचना एस एन सेन साहब ने की। किसने की है? एस एन सेन। तो आपको जो ये स्वरूप था 1857 विद्रोह का, आरसी मजूमदार ने कहा ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा ना राष्ट्रीय विद्रोह नहीं, ना कि एक सिपाही विद्रोह की बात कर दी। उसके बाद आप देखते हैं कि जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। द ग्रेट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता साहब ने की और 1857 नामक पुस्तक की रचना एस एन सेन ने की। किसने की? एस एन सेन ने की। तो आपको ध्यान रखना है जो 1857 विद्रोह के समय कौन पहले किस किस पद पे था, आपको वहां से सवाल मिलते हैं। पद की बात कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन, हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर, ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैंपबेल, ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता, एस एन सेन, एल आर रीच और डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम। इन सबके कथन जो आते हैं या तो मैच करवाता है या सिंगल सिंगल बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैं बीडी सावरकर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा है तो बेंजामिन डिज़रायली और ज़्यादा तो आरसी मजूमदार। पुस्तक की जब बात आएगी कि 1857 पे पुस्तक की बात आएगी तो अशोक मेहता, द ग्रेट रेवोल्यूशन, एस एन सेन, 1857। क्लियर है? आगे देखते हैं 1857 विद्रोह के कारण। 1857 विद्रोह के कारण की जब बात आती है तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण की जब बात आती है तो राजनीतिक कारण। कौन से? राजनीतिक कारण। उसके बाद सामाजिक कारण। यहां सब कहीं से सवाल बनते हैं। और उसके बाद आर्थिक कारण। और उसके बाद देखा जाता है कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और उसके बाद में देखा जाता है सैनिकों का एक आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक। बात करते हैं जब सैनिक की हम लोग बात करते हैं कि इसके कारण की जब बात होती है कि विद्रोह के कारण कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण की बात हम लोग करते हैं ना। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण की रूपरेखा होती है वो है तात्कालिक कारण। क्या है? तात्कालिक कारण।
सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो राजनीति का सबसे पहले हम एक एक बिंदु पे काम करते हैं। सवाल पूछा जाएगा 1857 विद्रोह के कारण की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो राजनीतिक कारण है ये, इस दौरान देखा जाता है कि जो राजनीतिक कारण थे उसमें सबसे पहले मुगल बादशाह के को सीधे जो राजनीतिक कारण बना, वहां पर मुगल बादशाह को उसके पद से अपदस्थ किया जाने लगा तथा जिन जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे उनको भी देखा जाता, उनके भी राज्य को ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा जाता विलय की नीति के तहत उसको भी ब्रिटिश भारत में सम्मिलित करना आरंभ कर दिया। इसके साथ साथ आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण देखा गया कि विद्रोह का जो है कारण बना। सामाजिक कारण आप देखते हैं कि सामाजिक कारण गोद लेने की प्रथा, जो गोद लेने की प्रथा थी समाज में जो व्याप्त थी, जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे उनको देखा गया, उनके राज्य को देखा जाता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब देखा जाता है राज्य अपहरण की नीति के तहत, राज्यों के विलय की नीति के तहत उनके राज्य को सम्मिलित करना ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ कर दिया। तथा आप देखते हैं कि और भी सारे कारण थे समाज में। देखा जाता है कि जो सामाजिक कारण बने उसमें सती प्रथा, कन्यावध, ठगी प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, विधवा विवाह, ठीक है, इन जैसी व्याप्त समाज में कुरीतियों को ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने या शासन ने समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके कारण समाज में देखा जाता है कि ये समाज में का एक भी कारण बना। कन्यावध, शिशु हत्या, सती प्रथा, हिंदू देखा जाता विधवा, पुनर्विवाह, दास प्रथा, ये सभी जो प्रथाएं थी इनका अंत करने का प्रयास किया तो समाज में भी एक अवधारणा चली गई। ये भी एक सामाजिक कारण का अंग बनता है। आर्थिक कारण आप देखते हैं कि भारतीय जो धन था, देखा जाता है कि आर्थिक रूप से ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी उसके द्वारा देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से चीज़ों को ब्रिटेन भेजा जा रहा था और इस यहाँ पर एक ऐसी लूट मची कि लोगों की आर्थिक बदहाली इतनी बेकार हुई कि लोग विद्रोह पर आ खड़े हुए। सैनिक कारण क्या था? सैनिकों में देखा गया कि जो उनको वेतन, भत्ते, रहन सहन, खान पान और उसके साथ साथ उनकी जो सामाजिक अवधारणा थी कि टोपी लगाने की जगह पगड़ी बांधने की जगह टोपी लगाना और तिलक लगाने जैसी प्रथा को बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया, जिसके कारण वो विद्रोह पर आ खड़े हुए। तात्कालिक कारण क्या था कि देखा गया कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा अपने अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। उसके बाद विद्रोह का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। देखा जाता है मेरठ से विद्रोह का, जो 1857 का विद्रोह का आरंभ होता है वो मेरठ से हो जाता है और मेरठ में जो छावनी थी उसकी जो एक सैनिक टुकड़ी के द्वारा विद्रोह का आरंभ हो जाता है, जो तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण के पीछे एक और तर्क है कि चर्बी लगे कारतूसों का जो प्रयोग होना स्टार्ट हुआ उसके द्वारा देखा गया कि सबसे बड़ी विडंबना आई सामने। क्लियर है? तो आगे हम एक एक कारण पे, राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक और सैनिक, उसके बाद तात्कालिक कारण, इन सब प्रारूपों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक कारण की, कि 1857 विद्रोह का राजनीतिक कारण। 1857 विद्रोह का राजनीतिक कारण। 1857 के जो विद्रोह का जो राजनीतिक कारण था, आपको ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा जो मुगल बादशाह का पद अन्य राज्यों की जो विलय की नीति के तहत कारण बना। तो 1857 राजनीतिक कारण है कि मुगल बादशाह को अपना पद
मुगल बादशाह के पद को समाप्त किए जाने का निर्णय, मुगल बादशाह के पद को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया, समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया। क्यों? क्योंकि अब कहा गया कि मुगल बादशाहत नहीं रहेगी, और मुगल बादशाह नहीं रहेगी तो आपके जो साम्राज्य को है वो देखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इसमें विलय कर लेगी। इसलिए देखा जाता है लॉर्ड डलहौजी की नीतियां सबसे पहले यहां पर लागू हो जाती है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत आप देखते हैं 1800 विद्रोह राजनीतिक कारण के तहत डलहौजी की नीतियां क्या है? डलहौजी की नीतियां। डलहौजी की जो नीतियां थी वो क्या था कि राज्यों का विलय, राज्यों के विलय की बात की जाती है। सबसे पहले देखा जाता है, सबसे पहले विलय किए गए राज्य, सबसे पहले विलय सबसे पहले जो बात करते हैं विलय किए गए राज्य, जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि। ये देखा गया कि 1857 विद्रोह का जो राजनीतिक कारण था, मुगल बादशाह के पद को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया। डलहौजी की नीतियां राज्यों का विलय था। सबसे पहले विलय के लिए विलय किए गए जो राज्य हैं, ध्यान रखना है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि। इन देखा गया जो राज्यों का विलय हुआ, इसके अंतर्गत सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो सबसे पहले विलय जो किया गया सतारा, पूछा जाता सतारा कब विलय किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1848। सतारा राज्य का जो विलय होता, पहला विलय किया गया राज्य सतारा है, वो 1848 में डलहौजी के द्वारा विलय किया जाता है। फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि, इसी सीक्वेंस में देखा जाता है सभी राज्यों का धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसने विलय करना आरंभ कर दिया गया। इसके साथ साथ आगे आप देखते हैं राजनीतिक कारण में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अवध का विलय, अवध का विलय 1856, कब? 1856 में कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन के आधार पर। अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुशासन के आधार पर किया गया। सीधे सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसका विलय कुशासन के आधार पर किया गया? कुशासन के आधार पर, अंडरलाइन करना, कुशासन के आधार पर विलय किया जाने वाला राज्य कौन था आपका? अवध। कौन था भैया? अवध। ध्यान रखना है, कुशासन के आधार पर 1856 में, कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। क्योंकि इस समय अवध के जो नवाब हैं, देखा जाता है कि शुजाउद्दौला हैं, उन पे ये आरोप लगाया गया कि आप शासन सत्ता को सही नहीं चला रहे हैं, इसलिए आपके राज्य का
विलय किया जा रहा, अर्थात डलहौजी की हड़प नीति के तहत आपके राज्यों का विलय, आपके राज्य का विलय किया जाता है। तो अवध का जो विलय है, अवध का विलय डलहौजी किस देखा, अवध का विलय देखा जाता है। जो अवध का जो विलय होता है, अवध के विलय के समय, सॉरी आपको सीधे सवाल पकड़ना है, सीधे जो सवाल बनता है, अवध के विलय के समय अवध के नवाब, ये सवाल आता है, अवध के नवाब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शुजाउद्दौला। कौन है? शुजाउद्दौला। अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया। अवध के विलय के समय अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस पे मार्क करके रखना है कि अवध के विलय के समय अवध के नवाब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शुजाउद्दौला। डलहौजी की हड़प नीति के समय तहत डलहौजी की हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय किया गया। हड़प नीति के अंतर्गत आरोप यह लगाया गया कि जिस राजा के पुत्र नहीं हैं, अब वो आज से कोई दत्तक पुत्र नहीं लेगा, मतलब सीधे सीधे गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो सवाल सीधे पूछा जाता है, गोद लेने की प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? तो आप बताएंगे डलहौजी ने। किसने? तो डलहौजी की हड़प नीति। आपसे पूछा है हड़प नीति का प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय किया गया। आगे देखते हैं, गोद लेने की प्रथा। गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा का निषेध मतलब बैन करना, निषेध पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल है उस समय लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इसको चीज को ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी। गोद लेने की प्रथा का निषेध किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी। सीधे आदेश दिया जिसका कोई दत्तक पुत्र नहीं, जिसके कोई पुत्र अपने नहीं है, वो कोई दत्तक पुत्र नहीं रख सकता है। ये भी एक कारण बनता चला गया। क्लियर है? इसके अंतर्गत सबसे विलय किया, सबसे सर्वप्रथम सतारा राज्य का विलय के ध्यान रखना है, नोट पॉइंट देना। 1848 में सर्वप्रथम सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, एक क्रम भी पूछा जाता है। 1848 में सर्वप्रथम सतारा राज्य का विलय किया गया। इस चीज को आपको बहुत ईमानदार, 1848 में सर्वप्रथम सतारा राज्य का विलय किया गया। तो आपसे पूछा जाए 1853 विद्रोह के सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जिसे विलय किया गया? सतारा। कब विलय किया गया? 1848 में। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, इन सब राज्यों को एक तहत देखा गया, इनके पुत्र नहीं थे, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण झांसी है। झांसी, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने, देखा जाता है दामोदर नाम के बालक को देखा गया कि उन्होंने गोद लिया था, जिसके कारण उस व्यवस्था के विरोध में था और इसीलिए उनके राज्य का विलय किया गया।
अवध सिर्फ एक ऐसा राज्य था जिसके पुत्र शुजाउद्दौला के बिरजिस कादिर पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन पर एक आरोप लगाया गया कि आप शासन सत्ता सही से नहीं चला रहे हैं, इसलिए आपके राज्य का कुशासन के आधार पर विलय किया जाता है। तो कुशासन के आधार पर विलय किया गया पहला राज्य अवध कब विलय किया गया? 1856 में। सबसे पहला राज्य कौन है जो विलय किया गया? तो 1848 में सतारा। क्लियर है? आगे चलते हैं। (1857) विद्रोह का सामाजिक कारण पूछा जाएगा। तो आप ध्यान देना है कि सती प्रथा निषेध। दूसरा कारण है कन्यावध निषेध, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा का अंत, नरबल प्रथा का अंत। अब देखो सीधे सामाजिक जो कारण था सती प्रथा। ध्यान रखना है कि आप देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा निषेध किया गया, जिसके तहत एक भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग किया। कन्यावध को निषेध किया गया, विधवा पुनर्विवाह जैसी रीति को आगे संचालित किया गया जो समाज में कुरीति समझी गई, और दास प्रथा लॉर्ड एलन बैरो के समय देखा जाता है, लॉर्ड एलन बैरो के समय दास प्रथा का अंत किया गया और नरबल प्रथा का भी अंत किया गया। इस प्रकार देखा जाता है 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण था। तो ये सामाजिक कारण, तो आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा उन्मूलन, कन्यावध निषेध, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा का अंत और नरबल प्रथा का अंत। ध्यान रखना, ये सब 1857 विद्रोह के राजनीतिक कारण थे। सबसे इंपॉर्टेंट सती प्रथा निषेध, ध्यान रखना इसको, विलियम बेंटिंग के समय। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बैरो के समय। विधवा पुनर्विवाह बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग के समय। कन्यावध निषेध भी देखा जाता है कि कन्यावध जो निषेध हुआ ये भी 1857 विद्रोह का भी एक कारण ये भी था। और नरबल प्रथा जो मनुष्यों की जो बलि दी जाती थी, बच्चों की जो बलि दी जाती थी, उसका निषेध किया गया। ये था 1857 विद्रोह का सामाजिक कारण। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह का आर्थिक कारण। 1857 विद्रोह का जो आर्थिक कारण है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। ध्यान रखना है, क्या है? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। इसी समय देखा जाता है दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का जो विवरण दिया था, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताई थी 20 रुपये। इतनी देखा जाता है कि महंगाई, इतनी तंगी थी, आर्थिक रूप से शोषण किया जाता था कि भारतीय जनमानस में लोगों की आर्थिक रूप से बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो आपको ध्यान रखना है 1857 विद्रोह का आर्थिक कारण है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, जिसमें दादा भाई नौरोजी का कथन, दादा भाई नौरोजी
ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक कारण का वर्णन दिया है। आर्थिक स्वरूप को वर्णित किया है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किसकी है, तो क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक स्वरूप को वर्णित किया है 1857 विद्रोह के आर्थिक कारण का। क्लियर है? आगे देखते हैं। सैनिक कारण 1857 विद्रोह 1857 विद्रोह का सैनिक कारण जो पूछा जाता है 1857 विद्रोह का, ध्यान रखना है कि जो सैनिक कारण है, ध्यान रखना है कि सैनिकों को पगड़ी बांधना प्रतिबंधित किया गया और इसके साथ साथ देखा गया कि तिलक लगाना प्रतिबंधित किया गया। तो सैनिक कारण है कि सैनिक कारण जो था वो सैनिक कारण जो 1806 बिल्लौर कर्नाटक में पड़ता है, बिल्लौर विद्रोह 1806 जो सैनिक कारण है 1800 बिल्लौर विद्रोह में विद्रोह का कारण था कि सैनिकों को पगड़ी बांधना एवं तिलक लगाना प्रतिबंधित किया गया। सीधे सवाल पूछा जाता है बिल्लौर विद्रोह कब हुआ, आपको इस चीज पे गौर करना है। सवाल पूछा जाता है सैनिक कांड जो 1857 विद्रोह का था उसमें 1806 बिल्लौर विद्रोह का कारण था कि सैनिकों को पगड़ी बांधना और तिलक लगाना प्रतिबंधित किया गया, ध्यान रखना। और देखा जाता है ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद। नोट पॉइंट देंगे, ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते खान पान रहन सहन में विभेद। अब देखो, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को कि सीधे सवाल पूछा जाता है कि आर्थिक कारण में ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों
के वेतन भत्ते, खान पान और रहन सहन में विभेद किया गया। इसी के कारण देखा जाता है सैनिक विद्रोह भी एक 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्लौर विद्रोह कब हुआ? 1806। जो धीरे धीरे देखा ये सब विद्रोह पहले हो रहे हैं, समस्याएं पहले खड़ी हुई हो रही हैं, यही समस्याएं ही देखा जाता विद्रोह का कारण बन जाती है। यही समस्याएं विद्रोह का कारण बन जाती हैं, जिसके कारण आगे विद्रोह की रूपरेखा तय होती है। तो सैनिक कारण देखा, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण, है ना। इसके बाद देखा जाता है अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है तात्कालिक कारण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सैनिक कारण की जब हम लोग बात करते हैं कि सैनिक कारण 1857 विद्रोह का 1806 में बेल्लौर विद्रोह का कारण था कि सैनिकों को पगड़ी बांधना एवं तिलक लगाना प्रतिबंधित किया गया तथा ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते, खान पान, रहन सहन में भी विभेद किया गया। क्लियर है? आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट का तात्कालिक कारण। आपसे जब कभी ऐसा सवाल बने कि 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप बताना चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1857 विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। क्लियर है? आप देखते हैं चर्बी लगे कारतूसों का जो प्रयोग की जब बात हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों पर आपको फोकस करना होगा। जैसे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, नोट पॉइंट देंगे यहां पर। 1856 में, कब? 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल। 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल न्यू इनफील्ड राइफल 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। अब ध्यान रखना है कि 1856 में देखा गया जो न्यू इनफील्ड राइफल की 1856 में देखा गया जो न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा सवाल है 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, तो क्या बताएंगे? 1856 में। इस राइफल में इसका प्रयोग जिसमें चर्बी लगे, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। आपसे पूछा जाता है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किस राइफल में किया गया, तो आप बताएंगे न्यू इनफील्ड राइफल में। सबसे पहले कब किया गया? 1856 में किया गया। सवाल पूछा जाए न्यू इनफील्ड राइफल किस राइफल के स्थान पे आई थी, तो न्यू इनफील्ड राइफल देखा जाता है कि एक ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर आई थी। न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग ब्राउन
बेस नामक बंदूक के स्थान पर, नामक बंदूक के स्थान पर, के स्थान पर। तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। सवाल पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सवाल पूछा जाता है कौन सी किस राइफल में प्रयोग किया गया, न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया। कब से प्रयोग हुआ, 1856। प्रश्न पूछा जाता है कि न्यू इनफील्ड राइफल जो आई थी किस राइफल के स्थान पे आई थी, तो ब्राउन बेस नाम क्या है आपको बताना होगा, जो ब्राउन बेस नामक बंदूक है उसके स्थान पर, ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया था। इस चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग की सुगबुगाहट बैरकपुर छावनी बंगाल में पड़ता है। इसमें है बैरकपुर छावनी में देखा जाता है कि दमदम नामक जगह थी, वहां पर वहां पता चला। उसके बाद बैरकपुर छावनी में देखा गया कि एक नाम आता है मंगल पांडे। क्या नाम है, मंगल पांडे, जो आपके बलिया के रहने वाले थे और सबसे ज्यादा 1857 के विद्रोह में अवध के सिपाहियों का योगदान रहता है और अवध के सिपाही थे। और बैरकपुर छावनी देखा जाता है वहां की एक रेजिमेंट में एक सिपाही के पद पर कार्य कर रहे थे। उनको जब पता चला कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हो रहा था तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। देखा जाता है ऐसा कुछ नहीं, कई जगह पूरे बंगाल में सुगबुगाहट थी। अंततः हुआ क्या कि मंगल पांडे ने तथाकथित इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी की तो ये जानकारी सही निकली। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी कैप्टन बाग लेफ्टिनेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी और उसके बाद में उनको फांसी की सजा दी जाती है और इसी के साथ साथ विद्रोह का आरंभ होता है। ध्यान रखना। तो आगे आप देखते लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल पांडे नाम आता है, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने कैप्टन बाग एवं लेफ्टिनेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी, हत्या कर दी मार्च 1857। ध्यान रखना है कि चर्बी लगे कारतूसों के विरोध में मंगल पांडे ने कैप्टन बाग एवं लेफ्टिनेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी बैरकपुर छावनी। कहां, बैरकपुर छावनी में 1857। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरोध में जब मंगल पांडे को जानकारी होती है तो मंगल पांडे ने कैप्टन बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी बैरकपुर छावनी 1857। पूछा जाता है बैरकपुर छावनी कहां है तो आप बताएंगे कहां, बंगाल में। कहां है ये, बंगाल में। सीधे आता है सवाल, तो कहां है, बंगाल में। 1857 को बैरकपुर छावनी में हत्या कर दी, बैरकपुर छावनी में 1857, जिसके तहत 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। आपसे सवाल पूछा जाता है मंगल पांडे ने किस छावनी में अपने अधिकारियों की हत्या की थी तो आप बताएंगे छावनी का नाम जब बात आएगी तो आप बताएंगे कौन सी, बैरकपुर छावनी। कौन सी ये छावनी है, बैरक। किसकी, कैप्टन बाग और लेफ्टिनेंट
ह्यूरसन की हत्या कर दी। कब? मार्च 1857 को, जिसके तहत, अंडरलाइन करना, जिसके तहत 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। तो आपको ध्यान, तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग था। मंगल पांडे बलिया के निवासी, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे। बैरकपुर छावनी में जब इनको पता चलता है कि आज जो न्यू इनफील्ड राइफल आई है ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर, उसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, उसकी जानकारी ली। तो जानकारी जब सच हुई तो उन्होंने अपने अधिकारियों से जिक्र किया। अधिकारियों ने बदतमीजी की, जिसके कारण बताया जाता है मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और एक बगावत कर दी, विद्रोह का रूप दे दिया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, को हत्या करते हैं। 8 अप्रैल को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाती है। और इसके साथ साथ देखा जाता है विद्रोह का स्वरूप एक देखा जाता है, ज्वाला भड़क उठती है। तो तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों। प्रश्न बनता है, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? 1856 में। किस बंदूक में? न्यू इनफील्ड राइफल में। न्यू इनफील्ड राइफल किसके स्थान पे आई थी? ब्राउन बेस नामक स्थान पे आई थी। सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों की सुगबुगाहट कहाँ पहुंची? तो आप कहाँ हुई? तो बंगाल की सेनाओं में। बंगाल की सेनाओं में जो घटना घटी, किस छावनी में घटी? बैरकपुर छावनी में घटी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों की हत्या कब की? 31 मार्च 1857 की। और मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? आप बताएंगे 8 अप्रैल 1857 को हुई, जिसके तहत देखा जाता है ये विद्रोह का स्वरूप स्टार्ट हो जाता है। और बैरकपुर छावनी बंगाल में पड़ती है। मंगल पांडे ध्यान रखना है, मंगल पांडे कहां के निवासी थे? बलिया के निवासी, जिसके तहत 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह का प्रसार। इसी साइड में क्लियर करेंगे, ध्यान रखना है। आगे आप देखते हैं कि मंगल पांडे ने कैप्टन बाग एवं लेफ्टिनेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में पड़ती है 29 मार्च 1857, जिसके तहत 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। क्या आगे देखते हैं 1857 विद्रोह। 1857 विद्रोह का आरंभ पूछा जाएगा तो 10 मई, कितनी मई है? ध्यान रखना है 10 मई, ध्यान रखना इस डेट को। डेट पूछी जाए तो 10 मई 1857 मेरठ छावनी से, मेरठ से। तो 1857 विद्रोह का आरंभ पूछा जाए 10 मई 1857 मेरठ। देखो 29 मार्च को उन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या की, जिसके तहत 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा हुई। इस फांसी की सजा के कारण सैनिकों में एक देखा जाता है चिंगारी की ज्वाला भड़क उठी, और उस जो ज्वाला भड़क उठी उसके कारण 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह आरंभ हो गया। आरंभ 10 मई 1857 मेरठ से। सीधे सवाल, विद्रोह आपसे पूछा जाए 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? मेरठ से। कब से आरंभ हुआ? 10 मई 1857। तो फिर से 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों की मंगल पांडे ने हत्या की। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा हुई, जिसके तहत 10 मई 1857 को देखा गया कि विद्रोह का आरंभ हो जाता है। आप आगे देखते हैं कि विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे। 1857 विद्रोह का प्रसार। विद्रोह का जो प्रसार होता है, ध्यान रखना है कि जो दिल्ली के बाद, दिल्ली उसके बाद देखा जाता है कानपुर, लखनऊ, तो इलाहाबाद, फैजाबाद,
उसके बाद में देखा जाता है कि जगदीशपुर, बरेली, बरेली जिसे कहते हैं रूहेलखंड, क्या कहते हैं, रूहेलखंड। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, एक और नाम है झांसी, ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इस चीज को, जो विद्रोह का प्रसार होता है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली, ये विद्रोह का प्रसार है। दिल्ली से देखा जाता है, जो विद्रोह का दिल्ली में देखा जाता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से देखा जाता है कि नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसको हम एक सीक्वेंस में बताएंगे, थोड़ा इरेज करेंगे। जो 1857 का जो विद्रोह का प्रसार है, जो प्रसार हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1857 के विद्रोह का प्रसार में सबसे पहले हम लोग इस साइड में काम करेंगे कि विद्रोह का प्रसार सबसे पहले दिल्ली। अब देखो एक एक चीज हम समझाते चलेंगे। दिल्ली में विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर, जो मेरठ से विद्रोही सेना जो गई दिल्ली में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको देखा जाता समाप्त करके बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह नियुक्त किया और उनके सेनापति बने वक्त खान। कौन सेनापति बना? वक्त खान। तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व, दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व, आपसे पूछा है दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। इनके एक सेनापति हैं वक्त खान। सीधे सवाल आता है कि दिल्ली में जो देखा जाता है जो विद्रोही सेना पहुंची तो किसे देखा जाता हिंदुस्तान का बादशाह नियुक्त किया? तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर को, उनके एक सेनापति वक्त खान के नेतृत्व में। दिल्ली के बाद आप देखते हैं कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व आप बताएंगे नाना साहब। नाना साहब, ये देखा है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। इनको क्या बोलते थे? धोंधू पंत। धोंधू पंत, ध्यान रखना इस चीज को, वास्तविक नाम इनका धोंधू पंत था। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आगे देखते हैं कानपुर के बाद लखनऊ। लखनऊ में कुशासन के आधार पर उनके देखा जाता राज्य को डलहौजी ने हड़प नीति का शिकार बनाया था, जिसके कारण वहां से देखा गया कि शुजाउद्दौला की पत्नी है, विद्रोह जिन्होंने किया है उनका नाम है हजरत बेगम महल। हजरत बेगम हजरत महल, सॉरी पूरा ये नाम थोड़ा उल्टा हो जाएगा, हम इसको करेक्शन कर लेंगे। बेगम हजरत महल, क्या नाम है? बेगम हजरत महल। आप देखते हैं लखनऊ के बाद बात करते हैं झांसी। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद देखते हैं इलाहाबाद से, जैसे आप लोग प्रयागराज का इस समय, इलाहाबाद से पूछा जाएगा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे आप लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। सीधे सवाल पूछा जाता है कि फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे कि मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी
अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। सीधे सवाल पूछा जाता है कि जगदीशपुर आरा जो बिहार में जगह पड़ती है, जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बाबू कुंवर सिंह। कौन है? बाबू कुंवर सिंह। किसने किया है? बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद आप देखते हैं जगदीशपुर के बाद है बरेली। बरेली मतलब कौन, कहाँ? इसका उस समय बरेली को क्या बोलते थे आपको पता होना चाहिए। रुहेला बंगस पठान यहां से थे तो रुहेल खंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रुहेल खंड। तो वहां से विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। और कई जगह हैं खान बहादुर खान जो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है तो आपको ध्यान रखना है 1857 विद्रोह का जो प्रसार हुआ, जो कहाँ का? दिल्ली से। अब सुनिएगा, समझना बहुत हिसाब से। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, उनके सेनापति बख्त खान के नेतृत्व में। क्योंकि बादशाह की आयु ज्यादा है, उनके सेनापति हैं बख्त खान, जिनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया। और उनके पौत्र जो होते हैं देखा जाता है वो भी शासन सत्ता में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब, जिनका नाम वास्तविक नाम धोंधू पंत था, जिनको धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है, उनको भिटूर कानपुर के समीप भेज दिया जाता है, तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लखनऊ की बेगम हजरत महल, इनके पति जो है शुजाउद्दौला के शासन को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इनके राज्य को हड़प नीति का शिकार बनाया, जिसके कारण इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके और स्वयं विद्रोह का नेतृत्व किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार उस समय है, देखा जाता है मौलवी अहमदुल्ला के लिए 50,000 इनाम की घोषणा की थी। सवाल पूछा जाता है 1857 के विद्रोह में किस विद्रोही नेता के विरुद्ध कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम की घोषणा की थी? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, वो फैजाबाद से देखा जाता है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। जगदीशपुर आरा, इस समय ये बिहार का एक भोजपुर जिला है, उस वहां पर एक रियासत तालुका हुआ करता था जगदीशपुर, उस रियासत के रियासतदार थे बाबू कुंवर सिंह ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली, जिसे पहले रुहेलखंड कहते थे, रुहेला बंगस पठान के नाम से यहाँ के लोग जाने जाते थे, वहां पर विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। तो ऐसे विद्रोह का प्रसार हुआ और इस प्रसार के दौरान विद्रोह का लोगों ने नेतृत्व किया। अब देखा जाता है 1857 का विद्रोह खास करके उत्तर भारत में ही सीमित रहा, संपूर्ण भारत की रूपरेखा वो नहीं तय कर पाया, जिसके कारण देखा जाता उसके सीमित संसाधन रह गए। अब 1857 विद्रोह का ये प्रसार, आपसे सवाल कैसे बनते हैं? किस जगह से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके पास भी वही समस्या थी। आप देखेंगे कि दत्तक पुत्र के कारण इनके भी राज्य को विलय कर लिया गया था, जिसके कारण इन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह का दमन। 1857 के विद्रोह का दमन। अब दमन देखा जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो दमन कैसे कर रही है। तो सबसे पहले आप देखते उसी वे में चलेंगे कि दिल्ली का दमन हडसन ने, निकोलसन और 1857 विद्रोह का दमन का जो दमन आपसे पूछा जाएगा तो दिल्ली का दमन आपसे पूछा जाए तो हडसन एवं निकोलसन ने किया। सीधे सवाल पूछा जाता है किसने किया? हडसन और निकोलसन। दिल्ली के बाद फिर कानपुर
के का दमन किसने किया? तो आप बनाए कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम है? कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ लखनऊ का दमन पूछा जाएगा। लखनऊ का दमन पूछा जाएगा, किसने किया? यहां भी कॉलिन कैंपबेल है। कौन है? कॉलिन कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपबेल, यहां पर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। कॉलिन कैंपबेल। आपसे पूछा जाए लखनऊ के बाद सीधे पूछा जाए झांसी। झांसी के विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज। बहुत बार आया हुआ सवाल है जनरल ह्यूरोज। झांसी के बाद आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद। इलाहाबाद के विद्रोह का दमन पूछा जाए तो कर्नल नील। कौन है? कर्नल नील। फैजाबाद। फैजाबाद विद्रोह का दमन पूछा जाए तो कौन है? विलियम टेलर। विलियम टेलर कामा कॉलिन कैंप। विलियम टेलर, मेन विलियम टेलर थे। फैजाबाद के बाद जगदीशपुर। जगदीशपुर का दमन, ये भी विलियम टेलर। विलियम टेलर। बरेली का दमन। बरेली का दमन, बरेली जिसे रुहेलखंड, बरेली का दमन विंसेंट आयर। विंसेंट आयर। ये देखा जाता है कि एक तरफ विद्रोह हुआ, विद्रोह के नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया, दूसरी तरफ देखा गया कि विद्रोह का दमन, तो दिल्ली का दमन हडसन और निकोलसन ने किया। यहां बहादुर शाह जफर के दो पौत्र थे जिनको देखा गया कि हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके हडसन ने गोली मार दी थी लाल किले के सामने, हत्या कर दी। कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। देखा जाता है कि कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में जो नाना साहब विद्रोह कर रहे हैं उनके विद्रोह का दमन किया। लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस ने विद्रोह का दमन किया, जिसके कारण देखा जाता है कि बेगम हजरत महल ने समर्पण नहीं किया और स्वयं कहाँ चली जाती है? नेपाल। तो ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल कहाँ चली जाएगी? नेपाल चली जाती हैं। झांसी में जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध करते हुए विद्रोह का देखा जाता दमन किया, और जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था इन वीरों में सिर्फ एक वीर जो देखा जाता है जो मर्द के रूप में लेटी है, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की बात की, और वो ग्वालियर के समीप युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इलाहाबाद में कर्नल नील ने, फैजाबाद में विलियम टेलर ने बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध विद्रोह करके, और बाबू कुंवर सिंह की जब एक बाह कट जाती है तो उन्हें अपनी बाह को गंगा में प्रवाह कराया और विद्रोह किया, लेकिन संक्रमण होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर से विलियम टेलर ने और बरेली से विंसेंट आयर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हडसन एवं निकोलसन, कॉलिन कैंपबेल, यहाँ भी कॉलिन कैंपबेल हैं, जनरल ह्यूरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जनरल ह्यूरोज, और सबसे इंपॉर्टेंट इलाहाबाद, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरल ह्यूरोज हैं, कर्नल नील, विलियम टेलर, विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन। तो विद्रोह का प्रसार कहाँ से आरंभ हुआ? तो मेरठ से। प्रसार कहाँ कहाँ? आगे बहुत सारी जगह, लेकिन ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं रामचंद्र पांडुरंग। कुछ सवाल और बनते हैं। रामचंद्र पांडुरंग जो तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति। सवाल ध्यान रखना, नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे
तात्या टोपे का वास्तविक नाम, यह सवाल आता है, क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखना बहुत, तात्या टोपे का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग कौन था? तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति, नाना साहब जिन्हें धोंधू पंत कहते हैं, नाना साहब के सेनापति। तो आपसे पूछा जाए तात्या टोपे, सीधे सवाल पूछा जाता है कि तात्या टोपे कौन थे, तो आपको बताना होगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। ये कौन थे? नाना साहब के सेनापति। ठीक। बहादुर शाह जफर को कंपनी ब्रिटिश शासन ने रंगून निर्वासित किया था, ये भी एक पॉइंट बनता है। ये पॉइंट कुछ तो कर रहे हैं हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह हैं, शाह जफर को रंगून, जो बर्मा में पड़ता है, म्यांमार, रंगून निर्वासित किया गया। कहां निर्वासित किया गया? रंगून। रंगून कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना है, बर्मा। कहां पड़ता है? बर्मा। जैसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? म्यांमार। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए 1857 विद्रोह के समय देखा जाता है कि तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? रंगून निर्वासित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, कहां? रंगून। और रंगून कहां? बर्मा। बर्मा को वर्तमान में कहते हैं म्यांमार। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है, बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था, महक परी। आपसे सवाल पूछा जाए कि महक परी किसे कहा गया है, तो बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। बेगम हजरत महल को, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। बेगम हजरत महल जो हैं उन्हें महक परी की संज्ञा दी जाती थी और समर्पण करने से इनकार किया। नेपाल पलायन कर गई थी, नेपाल पलायन कर गई। तो आपको ध्यान रखना इस चीज को। सीधे सवाल पूछा जाए 1857 विद्रोह के समय कौन सा विद्रोही जो नेपाल को गया था, नेपाल पलायन कर गई थी, तो आपको बताना होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता था? महक परी के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था? महक परी के नाम से जाना जाता था। आपको इस चीज पर बहुत गौर करना है। तो बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को सौंप करके अवध का शासन, विद्रोह करती हैं। विद्रोह में जब पराजित होती हैं, विद्रोह का दमन हो जाता है, तो स्वयं ईस्ट कंपनी के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने अपने आप को समर्पण से इनकार करते हुए वो पलायन कर जाती हैं। कहां? नेपाल। ठीक है। और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था और उनके सेनापति जो थे तात्या टोपे, किसके सेनापति थे? नाना साहब। तात्या टोपे का नाम क्या था, वास्तविक नाम? तो आप रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1857 विद्रोह के असफलता के कारण, विद्रोह के असफल होने के कारण, असफल होने के कारण, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असफल होने के कारण नेतृत्व विहीन,
जो विद्रोह था 1857 विद्रोह असफल होने का विद्रोह नेतृत्व विहीन। क्या था? विद्रोह कैसा था? नेतृत्व विहीन था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाएगा विद्रोह का जो 1800 विद्रोह असफल होने के कारण विद्रोह नेतृत्व विहीन था। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। रानी झांसी के लिए, मुगल बादशाह अपनी दिल्ली के लिए, तख्त के लिए, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, बाबू कुंवर सिंह अपनी जगदीशपुर की रियासत के लिए, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए थे। इसलिए नेतृत्व विहीन विद्रोह जो है, आपको ध्यान रखना है, नेतृत्व विहीन था। और इसके साथ साथ सीधे नेतृत्व विहीन था। और देखा जाता है 1857, आगे देखते हैं कि कुशल रणनीति का अभाव कुशल रणनीति का कोई रणनीति नहीं थी, जिसने जहां से चाहा वहां से स्टार्ट कर दिया। कुशल रणनीति का अभाव था। शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा। शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा। राजा कामा सामंतों की गद्दारी क्या है? ग्वालियर के सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी। ग्वालियर के सिंधिया तात्या टोपे की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो राजा सामंतों की गद्दारी, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा, कुशल रणनीति का अभाव था, विद्रोह नेतृत्व विहीन था। ये चीजें ध्यान रखना है। विद्रोह कैसा था? नेतृत्व विहीन था। संगठन का अभाव, संगठन का अभाव, संगठन का अभाव, राजा सामंतों की गद्दारी, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा, कुशल रणनीति का अभाव था, नेतृत्वहीन विद्रोह था। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, ये देखा था असफल के। तो विद्रोह असफल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे थे। तो विद्रोह नेतृत्व विहीन था, कुशल रणनीति का अभाव था, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा, राजा सामंतों की गद्दारी थी, संगठन का अभाव था, सीमित संसाधन थे। और इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार था ईस्ट इंडिया कंपनी की कुशल रणनीति, जिसके कारण विद्रोह तो फैला, लेकिन उन्होंने एक विद्रोह के बाद दूसरे विद्रोह को धीरे धीरे दमन करते हुए चला। तो 1857 के विद्रोह कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुपर रहा। तो आगे हम जो पॉइंट पढ़ेंगे, यहां से सवाल बनते हैं, यहां से भी सवाल बने, कौन सा वर्ग तटस्थ? शिक्षित वर्ग को पता था कि संगठित नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी सागर है। किसी ने 1857 विद्रोह के दौरान कहा था कि हम ताल, झीलें, नदियां सुखा देंगे, लेकिन सागर कैसे सुखाएंगे? क्योंकि इस विद्रोह की जब विद्रोह हुआ था तब भारत की सीमा सेनाएं, तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं थी वो तो सीमित थी, लेकिन विद्रोह के समय यूरोप से, अफ्रीका से, जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश थे, वहां से सेनाएं भारत की ओर चल दी थी। तो संभव नहीं था कि विद्रोह, लेकिन इसके परिणाम सुखद हुए। इतनी बड़ी कंपनी की जन धन की हानि हुई, जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव दिखने लगा था। पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार की जो इकोनॉमी थी, पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो परिणाम तो सुखद अब देखा जाता है। इसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहले हम लोगों ने विद्रोह की रूपरेखा देखी, किसके समय क्या हुआ, फिर विद्रोह के स्वरूप देखा,
फिर विद्रोह के कारण देखा, फिर विद्रोह का आरंभ देखा, फिर विद्रोह का प्रसार देखा, फिर विद्रोह का दमन देखा, फिर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, फिर विद्रोह का दमन देखा, उसके विद्रोह के असफलता के कारण। अब देखते हैं विद्रोह के परिणाम, 1857 विद्रोह के परिणाम। 1857 विद्रोह के परिणाम। विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे थे। परिणाम क्या था, ध्यान रखना, परिणाम ये था कि 1857 विद्रोह का परिणाम जो था, परिणाम पूछे जाते हैं तो महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है प्रयागराज में, इलाहाबाद में पढ़ा गया। महारानी का घोषणा पत्र, एक नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, डेट क्लियर, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रयागराज में पढ़ा गया, प्रयागराज में पढ़ा गया। अब देखो सवाल पूछा जाता है 1857 विद्रोह के परिणाम के तहत, 1800 विद्रोह के परिणाम में कि महारानी विक्टोरिया, महारानी का घोषणा पत्र, तो महारानी कौन है, अंडरलाइन करना, महारानी विक्टोरिया है, ध्यान रखना, कौन है, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट यहां पकड़ना है। 1 नवंबर, कौन सी डेट है, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया। कब, 1 नवंबर 1858। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहां, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में पढ़ा गया। महारानी का घोषणा पत्र था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदा सदा के लिए समाप्त किया जाता है और क्राउन के शासन की शुरुआत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, का शासन समाप्त एवं क्राउन, क्राउन क्या है, किसके सर पे क्राउन है, महारानी, क्राउन के शासन की शुरुआत, क्राउन के शासन का आरंभ। क्लियर। तो परिणाम, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रयागराज में पढ़ा गया। महारानी कौन है, विक्टोरिया। महारानी का घोषणा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त एवं क्राउन के शासन का आरंभ, क्राउन के शासन का आरंभ। इस चीज को ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और क्राउन, क्राउन किसके सर पे है, महारानी के शासन का आरंभ। नेक्स्ट अगला इस साइड में लिखेंगे, मुगल बादशाहत, मुगल बादशाहत सदा सदा के लिए समाप्त, सदा सदा के लिए समाप्त। सीधे सवाल पूछा जाता है, किस, कब मुगल बादशाहत सदा सदा के लिए समाप्त, ये की पॉइंट, सदा सदा के लिए समाप्त कब हुई, 1858 अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत। अधिनियम ये घोषणा पत्र है, समझो। मुगल, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन के शासन की शुरुआत अर्थात महारानी के शासन की शुरुआत, मुगल बादशाहत सदा सदा के लिए समाप्त 1858 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और वायसराय के पद का सृजन किया गया। आगे पॉइंट में लिखेंगे कि भारत
के गवर्नर जनरल, के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, के पद को समाप्त किया गया एवं भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया एवं वायसराय के पद का सृजन किया गया। वायसराय के पद का सृजन किया गया। नोट पॉइंट में देंगे, ध्यान रखना है आपको। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया एवं वायसराय के पद का सृजन किया गया। ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, एवं प्रथम वायसराय। ध्यान रखना इस चीज को, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। अब यहां पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये आपको डिजाइन करना है। सवाल पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। सवाल पूछा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, वायसराय के पद का सृजन किया गया कब? 1858। क्लियर है? ये सन भी पूछा जाता है। और यहां पर देखा लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। दोनों सवाल यहां से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फिर से हम लोग बात करते हैं कि असफल पर देखा जाता है, विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन विद्रोह तो असफल रहा लेकिन परिणाम उसके बहुत सुखद थे। लगा दीजिएगा। तो परिणाम इसके बहुत सुखद रहे। मुगल बादशाह समाप्त हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, वायसराय के पद का सृजन हुआ। अब महारानी के शासन की शुरुआत हो गई। तो सवाल पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858। महारानी के शासन की शुरुआत कब हुई? 1858। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे आप देखते हैं कि जो चीजें निकल कर सामने आती हैं उसके अंतर्गत कुछ भी हो, परिणाम कैसे भी हों, लेकिन परिणाम तो सुखद ही मिले। विद्रोह में कुर्बानियां लोगों को देनी पड़ी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पील कमीशन, पील कमीशन सैनिक सुधार से संबंधित था। किससे? सैनिक सुधार से संबंधित। सीधे सवाल पूछा जाता है पील कमीशन किससे संबंधित है? सैनिक सुधार से संबंधित है। पील कमीशन सैनिक सुधार से संबंधित है क्योंकि पहले जो विद्रोह से पहले, पील कमीशन किससे संबंधित है? सैनिक सुधार से। विद्रोह से पहले, विद्रोह से पहले ध्यान रखना है कि ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात, विद्रोह से पहले ब्रिटिश, भारतीय एवं ब्रिटिश, सॉरी, भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात, सैनिकों का अनुपात। ध्यान रखना है
जब पील कमीशन सैनिक सुधार से संबंधित है, विद्रोह से पहले भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात, ध्यान रखना है, विद्रोह से पहले, कब? विद्रोह से पहले भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का जो अनुपात था, विद्रोह के पश्चात, विद्रोह के पश्चात, विद्रोह के पश्चात भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात, तो पील कमीशन किससे संबंधित है? सैनिक सुधार से संबंधित है। विद्रोह के समय भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात, विद्रोह के पश्चात भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का जो अनुपात है वो ध्यान रखना है। पील कमीशन किससे संबंधित है? सैनिक सुधार से संबंधित है। क्लियर है? एक देखते हैं रॉयल कमीशन। यहां रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन के तहत, रॉयल कमीशन का गठन तब ये भी एक परिणाम के अंतर्गत गठन 1858। पील कमीशन का गठन 1858, ठीक है। रॉयल कमीशन का गठन 1858 के तहत जाति धर्म के आधार पर रेजिमेंट्स का गठन किया जाएगा। रेजिमेंट्स का गठन किया जाएगा। अब देखो, दो कमीशन गठन की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि एक रॉयल कमीशन और एक पील कमीशन। ये है पील कमीशन 1858, ये है रॉयल कमीशन 1858। ध्यान रखना, ये क्या है? ये है रॉयल कमीशन 1858। रॉयल कमीशन के गठन के तहत जाति धर्म के आधार पर रेजिमेंट्स का गठन किया जाएगा। ये निर्णय किसका आया? ब्रिटिश सरकार का आया। कब? 1858 में। तो विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम उसके बहुत सुखद रहे, जिसने देखा जाता है कि भारतीय जनमानस की एक रूपरेखा बदल दी। अब महारानी का शासन, अब कोई बात होती थी, पहले कंपनी अपने तक रखती थी, अब कोई भी बात होती थी तो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जाती थी। क्राउन के शासन की शुरुआत होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग एक पूरा प्रीव्यू लेते हैं। 1857 विद्रोह की रूपरेखा, उसके बाद विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के कारण, विद्रोह का आरंभ, विद्रोह का प्रसार और विद्रोह का नेतृत्व किसने कहाँ किया और विद्रोह का दमन किसने किसने किया, और उसके बाद में विद्रोह असफल होने के कारण और उसके बाद विद्रोह के परिणाम। आप सवाल आपको डिजाइन करना है कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन, विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैंपबेल, विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? बी डी सावरकर। ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। 1857 विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है, ना कि सिपाही विद्रोह, किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली। इस प्रकार सबके कथन अलग अलग थे। देखा जाता है विद्रोह के जो कारण थे राजनीतिक कारण में देखा जाता है राजे रजवाड़ों की रियासत और राजाओं का हड़प नीति का शिकार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, अवध जैसे राज्यों का हड़प नीति के तहत शिकार बनाया गया, जिसको गोद लेने की प्रथा डलहौजी ने लागू की और गोद लेने की प्रथा
जो गोद लेने की प्रथा का निषेध डलहौजी ने किया और जिसके पुत्र नहीं होते थे उसके राज्य को हड़प नीति का शिकार बनाया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। पहला हड़पा गया राज्य, पहला अपहरण किया गया राज्य सतारा। सवाल पूछा जाता है कुशासन के आधार पर हड़प नीति का राज्य शिकार कौन सा राज्य बनाया गया, तो आपको बताना होगा अवध। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने विलय किया। सवाल पूछा जाता है कि ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर किस बंदूक का प्रयोग हुआ जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हुआ था, तो देखा जाता है न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था। सवाल पूछा जाता है बैरकपुर छावनी कहाँ है, बंगाल में है। सवाल पूछा जाता है मंगल पांडे ने बैरकपुर कहाँ अपने अधिकारियों की हत्या की थी, बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, बलिया के निवासी थे। और 1857 विद्रोह में सबसे अधिक सेनाएं कहाँ से थी, अवध की सेनाएं थी। 1857 विद्रोह के समय देखा जाता है मंगल पांडे ने अपनी अधिकारियों की हत्या किस डेट को की थी, 29 मार्च 1857, जिन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा। और विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से होता है और मेरठ की छावनी से विद्रोह आगे बढ़कर के दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, और पूरे देखा जाता मैक्सिमम उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैला, जिसका विद्रोह का नेतृत्व सबने अलग अलग किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें देखा जाता मनु, छबीली, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। अवध से बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर से बाजी जादुत्ती के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिन्हें धुंधु पंथ के नाम से जाना जाता है, विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। इसी प्रकार देखा जाता है कानपुर से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और प्रयागराज से देखा जाता है लियाकत अली ने नेतृत्व किया और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। उसी प्रकार विद्रोह का दमन देखा जाता है दिल्ली से निकोलसन हडसन, कानपुर लखनऊ से कॉलिन कैंपबेल, और झांसी से जनरल ह्यूरोज, और इलाहाबाद से कर्नल नील, प्रयागराज से विलियम टेलर, और कहाँ देखा जाता है कि बरेली जिसे रुहेलखंड कहते हैं, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। असफलता के कारण क्या था, नेतृत्वहीन विद्रोह था और संसाधनों का अभाव था। तटस्थ शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा और राजाओं सामंतों की गद्दारी रही। विद्रोह असफल तो रहा लेकिन परिणाम उसके सुखद रहे। महारानी का घोषणा पत्र 1858 अधिनियम के तहत लाया गया, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ देखा जाता उसके नियम सब लागू हुए। और जो नियम लागू होते हैं वो देखा गया है कि जो नियम लागू हुए वो नियम जो थे देखा जाता है मुगल बादशाह सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी या क्राउन के शासन की शुरुआत होती है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं पील कमीशन का गठन किया गया जो सैनिक सुधार से संबंधित था। रॉयल कमीशन का गठन किया गया जो रेजिमेंट से संबंधित था। सैनिकों का जो विद्रोह से पूर्व सैनिकों का, इसके साथ साथ आप देखते हैं रॉयल कमीशन का गठन 1858 अधिनियम के तहत किया गया जिसमें जात धर्म के आधार पर रेजिमेंट्स का गठन किया जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाया गया है। पहले रूपरेखा कौन किस पद पे था, उसके बाद स्वरूप बताएं, उसके बाद कारण बताएं, उसके बाद विद्रोह का तात्कालिक कारण बताएं, उसके बाद विद्रोह कहां से आरंभ हुआ, फिर विद्रोह का प्रसार हुआ, फिर विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह का नेतृत्व कहां से किसने किसने किया, और उसके बाद विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह असफल होने के कारण बताएं, उसके बाद उसके विद्रोह के परिणाम कैसे रहे। क्लियर है? थैंक यू क्लास। मैं अजय सिंह अगली क्लास में फिर मिलता हूं। नमस्कार।